लड़की के वहां पहुंचने तक एजेंट खान खुद लोगों के दरमियान से रास्ता बनाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। लड़की का रुख मुखालिफ समत से उस तरफ था। दरवाजे से चंद कदम पहले ही वो बिल्कुल उसके नजदीक आ गई, फिर अचानक ही उससे टकरा भी गई। ये टकराव बड़ा जानलेवा और उलझा देने वाला था, लेकिन खान का जहन पूरी तरह बेदार था। लड़की ने गो के इस टकराव के अचानक हो जाने की शानदार एक्टिंग की थी, लेकिन खान बखूबी अंदाजा कर सकता था कि ऐसी कोई बात नहीं और ये लोग अब उसकी छानबीन के बगैर उसे यहाँ से नहीं निकलने देंगे। लड़की ने उठते हुए कहा, क्षमा कीजिए। एजेंट खान ने खुद को बिल्कुल नॉर्मल रखा, कोई बात नहीं, और उठकर बाहर को लपका। लड़की उसके ताकुब में थी। बाहर रखे जूते पहने हुए उसने आंखों ही आंखों में बाहर के माहौल का जायजा ले लिया था। उसे गंजे के अलावा भी दो एक और चेहरे मशकूक नजर आए। ये लोग बज़ाहिर बिल्कुल लाताल्लुक से एक दूसरे से अलग थलग बिखरे हुए खड़े थे। लड़की ने अचानक ही उस पर सवाल दाग दिया, कहाँ जाएंगे आप? उसने झुके झुके जवाब दिया, शहर की तरफ। लड़की ने फौरन ही कह दिया, मुझे भी उधर ही जाना है। चलो अच्छा है, साथ रहेगा। खान ने कोई जवाब न दिया। यहाँ से वो उसकी किसी बात का जवाब भी नहीं दे सकता था, उसे डांट भी नहीं सकता था। अगर वो उसकी पेशकश ठुकरा देता तो भी इस माशरे में ये बड़ी अजीब सी बात होती और वो खामखा मशकूक ठहरता। उसने अचानक ही तन कर खड़े होते हुए लड़की से कहा, चलिए। दोनों मंदिर से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ चल दिए। खान ने खुद को सूरत हाल से बिल्कुल लाताल्लुक जाहिर करने की अपनी सी कोशिश कर डाली थी, लेकिन उसे एहसास हो रहा था जैसे दिल की धड़कन बेकाबू होती जा रही है। इस एहसास ने कि उसके लाशऊर में दूर दूर तक भी कहीं खौफ मौजूद है उसे बड़ी उलझन में मुब्तला कर दिया था। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि आखिर लाशऊरी तौर पर ही सही वो खुद को खौफजदा क्यों महसूस कर रहा है। नए ज़हनी रवैये ने अब उसके अंदर बहुत दूर कहीं लरजती खौफ की परछाइयां भी खत्म कर डाली थीं और वो एक मर्तबा फिर मुकम्मल तौर पर अपने आप में लौट आया था, किसी भी लम्हे किसी भी सूरत हाल से टकराने के लिए बिल्कुल तैयार। उसकी छठी हिस्स ने इस बात का एहसास दिला दिया था कि उसके साथ ही साए की तरह उसके पीछे लगे हुए थे और किसी लम्हे अगर उस लड़की को खान पर शक गुजरा तो वो उसका सिर्फ एक इशारा खान के लिए काफी होगा। लड़की ने दोबारा उसे कुरेदा, कहाँ रहते हैं? उसने उल्टा सवाल कर दिया, आप कहाँ रहती हैं? लड़की बोली, ओ शायद आप बुरा मान गए, दरअसल मैंने आपको यहाँ पहली मर्तबा देखा है। खान ने कहा, ठीक देखा है, मैं पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ। ये जो रेलवे लाइन के परली तरफ गाँव है वहां से आया हूँ। मेरी बहन यहाँ ब्याई गई है। मेरे जीजा जी इधर BSF में होते हैं। वो लड़की को बोलने का मौका भी नहीं दे रहा था। लड़की ने पूछा, क्या करते हैं आप वहाँ? खान ने कहा, पढ़ता हूँ 4th ईयर में। लड़की ने कहा, अब शहर भी बता दो। उसका लहजा खासा बेतकल्लुफ हो चला था। खान बड़ी हौसला मंदी से खुद को संभाल रहा था। उसने कहा, लुधियाना। लड़की बोली, ओ यूं कहो ना, हम भी वहाँ के हैं, मॉडल टाउन में घर है हमारा। मैं भी यहाँ मेहमान आई हूँ अपने चचा के घर। वो पुलिस के अफसर हैं और यहाँ उनकी ड्यूटी लगी है। अरे मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। उसने इस दफा बाकायदा खान के बाजू पर हाथ भी मार दिया था। खान ने मतानत से कहा, राजकुमार। लड़की बोली, मैं बिमला हूँ, बिमला चट्टोपाध्याय। मैं भी ग्रेजुएशन कर रही हूँ खालसा कॉलेज से। आपका कॉलेज कौन सा है? लड़की वाकई सुधाई और समझाई हुई लगती थी और खान महसूस कर सकता था कि ये अकेली भी नहीं है, उसके लिए कोई भी मसला पैदा कर सकती है। जैसे ही उसे खान पर शक होता वो अपने हमराहियों को इशारा करती और इससे आगे वो कुछ सोचना नहीं चाहता था। ये भी मुमकिन था कि उसे खान पर शक भी हो चुका हो और अब वो उसकी तस्दीक की या मजीद किसी क्लू की तलाश में हो। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, काश ये मुलाकात लुधियाना में भी होती रहे। उसने अचानक ही एक फैसले पर पहुंचने के बाद अपना लहजा बदल लिया। लड़की बोली, ओ क्यों नहीं क्यों नहीं। लड़की ने इस मर्तबा फिर बड़ी बेतकल्लुफी से उसके कंधे पर हाथ मारा। जिस रास्ते पर वो जा रहा था उसकी दोनों तरफ खेतों का वसी सिलसिला फैला हुआ था और इन खेतों के बीचों बीच चलने वाले उसे नजर भी नहीं आ सकते थे। ऐन मुमकिन था कि उसके साथ ही इस सिलसिले में कहीं किसी गोशे में छुपे उनका ताकुब कर रहे हों। रेलवे लाइन उनके नजदीक आ गई थी। फिर उसे गाड़ी के इंजन की आवाज भी सुनाई देने लगी। फौरन ही उसका जहन पलटा और उसने एक फैसला कर लिया, लड़की से निजात हासिल करने और अपने ताकुब में आने वालों से बचकर निकल जाने का फैसला। दोनों रेलवे लाइन के नजदीक पहुंच चुके थे। यहाँ कोई फाटक नहीं बनाया गया था क्योंकि ये कोई आम गुजरगाह नहीं थी। वो लाइन से जरा हट कर खड़े हो गए ताकि गाड़ी गुजरने के बाद ही दूसरी तरफ जाएं। इस दौरान खान लड़की को ऐसी नजरों से देख रहा था जो वाकई किसी भारतीय हिंदू नौजवान की नजरें कहला सकें। हवस और इश्तिहा से भरपूर नजरें। गाड़ी नजदीक आ रही थी और नजदीक। अब उसका इंजन बमुश्किल
बमुश्किल 15-20 गज दूर रह गया जब वो अचानक लड़की की तरफ घूमा। उसने अपने दोनों बाजू सीधे किए और पूरी कुव्वत से 2 हथड़ उसके सीने पर मारा। लड़की के लिए ये हमला इतना गैर मुतवक्के और अचानक था कि वो सदमे ही से चकरा कर रह गई। वो लुढ़कनियां खाती दूर जा गिरी और शायद जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गई थी। लेकिन खान उसकी हालत देखने के लिए रुका कब था। इंजन बमुश्किल 2 गज दूर था जब वो अपने कदमों पर उछला और एथलीट्स की तरह अपने जिस्म को तोलता हुआ हवा में लंबी जकंद भर कर रेलवे लाइन के पार जा गिरा। उसके इस अमल का मुकम्मल नजारा अगर किसी ने गाड़ी में से किया भी था तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि लड़की और उसके दरमियान खासी लंबी ट्रेन हायल थी। खान दीवानावार खेतों के अंदर ही अंदर भाग रहा था। उसके हसास कानों ने इस दौरान रिवॉल्वर से की जाने वाली फायरिंग की आवाज सुन ली थी। गो के ट्रेन के शोर में ये आवाज खासी दबी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद वो ये जान गया था कि लड़की के हमराही हवा में फायरिंग करके शायद अपनी बौखलाहट को किसी तरह कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी खतरनाक सूरत हाल के बावजूद उन लोगों की बेबसी पर भागता हुआ खान मुस्कुराए बगैर न रह सका। वो चश्मे तसव्वुर से रेलवे लाइन की दूसरी तरफ मौजूद उन लोगों को गुस्से से होंठ काटते देख रहा था। जब तक गाड़ी गुजरती और वो लोग लाइन उबूर करके दूसरी तरफ आते, खान उनकी नजरों से ओझल हो चुका था। वो घने और ऊंची ऊंची कमात की फसल से भरे खेतों में 2-2.5 फरलांग दूर जा चुका था। उसकी सांस धूकनी की तरह चल रही थी। पिछले 20 घंटों से वो अपने आप से आसाप शिकन जंग लड़ रहा था, लेकिन हौसला हारना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था। खेतों के सिलसिले से अब वो बाहर निकल चुका था और अपने बाएं तरफ उसे वो सड़क बखूबी दिखाई दे रही थी जिस पर शहर जाने के लिए रिक्शा, टेम्पू और रेड़े भागे चले जा रहे थे। उसने अपनी रफ्तार कम करके बेतरतीब और फूली हुई सांस पर काबू पाया और सड़क के किनारे पहुंचने तक वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। उसे इल्म था दुश्मन शिकारी कुत्ते की तरह उसकी बू सूंघता उसके ताकुब में आ रहा है, लेकिन वो इतने इत्मीनान से सड़क के किनारे खड़ा था जैसे अभी अभी फुटबॉल मैच से फारिग होकर आया हो। एक टेम्पू के नजदीक आने पर उसने हाथ के इशारे से रोका और उसमें पहले से मौजूद सवारियों के साथ फंस कर बैठ गया। टेम्पू में मौजूद सवारियों ने अपने अपने जाविये से उस पर निगाहें दौड़ाईं, लेकिन खान जानबूझकर किसी से भी आंखें नहीं मिला रहा था। ये वो लोग थे जो अक्सर इसी रूट पर सफर किया करते थे और अपने दरमियान किसी अजनबी को देखकर उनका चौंकना भी जरूरी था। शायद इसीलिए उसके सामने वाली सीट पर बैठे एक गहरी आंखों वाले बूढ़े सिख ने उससे पूछा था, कित्थों आया है? खान ने पहले ही से खुद को ऐसी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार कर रखा था। उसने कहा, चंद्रवाली। बूढ़े ने कहा, परोना है? दोबारा उसने खान की आंखों में झांका, जहां सिवाय मासूमियत के उसे और कुछ दिखाई न दिया। हाँ जी, मैं अमृतसर से आया हूँ। खान ने ऐसे फाड़ खाने वाले लहजे में जवाब दिया कि दोबारा बूढ़े सिख को, जो शक्ल ही से पुलिस कटआउट दिखाई दे रहा था, कोई और बात पूछने की हिम्मत न पड़ी। उसके साथ वाले किसी मुसाफिर ने शायद खान के तुंदो तेज लहजे को भांप लिया था। तभी उसने बूढ़े सिख को करीबन डांटते हुए कहा था, सरपंच क्या बन गया है यार, मुसीबत डाल रखी है इसने, खामखा लोगों पर शक करता रहता है। साथ वाली सवारी ने कहा, और क्या? शायद ये लोग बूढ़े सिख सरपंच की आदत से वाकिफ थे और उन्होंने बतौर हिंदू इस बात का बुरा मनाया था कि उनके एक हिंदू साथी से इस लहजे में गुफ्तगू की जाए। सरपंच ने किसी बात का जवाब न दिया और चुपका होकर बैठा रहा। फिर वो रात अपने देहातों के गिरदा गिर्द होने वाली हलचल के मुताल्लिक बातें करने लगे। वो किसी पाकिस्तानी घुसपैठिए का जिक्र कर रहे थे और एक आदमी बड़े राजदाराना लहजे में दूसरों को बता रहा था कि उसने अपनी आंखों से एक पाकिस्तानी जासूस को कुएं में जहर मिलाते देखा है। इस सवाल पर कि उसने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया, उसने लोगों को बताया कि जब तक वो मकामी पोस्ट पर इतला करता वो जासूस भाग गया था और सरकार ने अब वो कुआं बंद करवा दिया है। खान ने उन्हें अपनी बातों में मसरूफ देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। टेम्पू में सवारियां इस बुरी तरह ठुसी हुई थीं कि बाहर लटकता कंडक्टर अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यही बात खान के लिए फायदेमंद साबित हुई और एक जगह जहां टेम्पू रुका उसे कुछ ज्यादा ही रौनक दिखाई पड़ी। शायद ये बेचारे नजदीकी देहातों के रहने वाले लोग थे जो अपने कारोबार जिंदगी के सिलसिले में शहर की तरफ जा रहे थे। सवारियों की टांगों को इधर उधर करता वो बाहर निकल आया। मकामी सवारियों के किराए उसे हिफ्ज थे। उसने रुपए का एक नोट कंडक्टर के हाथ पर रखा और उसकी तरफ देखने लगा। कंडक्टर ने जेब में हाथ डाला, कुछ पैसे उसे लौटा कर जोर से हाथ टेम्पू पर मार दिया। खान ने एक लम्हे के लिए रुककर सूरत हाल का जायजा लिया। स्टॉप के बिल्कुल पीछे उसे एक ही कतार में बनी 5-6 दुकानें नजर आ रही थीं। शायद ये उस इलाके का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता गांव था। एक दुकान पर जहां एक बूढ़ा सा दर्जी सर झुकाए मशीन चलाने में मसरूफ था, उसे कपड़े और कैनवस के थैले और धोतियां लटकती नजर आ गईं। ये ताईद गैबी थी। उसने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर दुकान पर पहुंच गया। धोती की कीमत उसने जानबूझकर खासी बहस के बाद कम करवाई थी और एक कपड़े का थैला भी खरीद लिया था।
अब उसका रुख सड़क के परली तरफ बने कमात के खेतों की तरफ था। लोगों की आमदोरफ्त अच्छी खासी शुरू हो गई थी, लेकिन वो नजरें बचाकर एक खेत में पेशाब करने के बहाने घुसने में कामयाब हो ही गया। थोड़ी देर के बाद जब वो खेत से दोबारा बरामद हुआ तो बिल्कुल एक बदला हुआ इंसान था। उसके जिस्म पर कमीज तो वही थी, लेकिन धोती बदल चुकी थी, जिसे उसने ब्राह्मणों के मखसूस अंदाज में बल देकर बांधा हुआ था। सुबह मंदिर के पुरोहित ने उसके माथे पर जो चंदर लगाया था, उसके बाद अब वो बिल्कुल ब्राह्मण लग रहा था। दिल ही दिल में अपने नए रूप का तसव्वुर करके वो मुस्कुरा दिया। अब वो दोबारा उसी स्टॉप की तरफ जा रहा था जहां उतरा था, लेकिन हैरत की बात यह है कि उसकी चाल बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके चलने का अंदाज इस बात की चुगली खा रहा था कि उसकी दोनों टांगों में कुछ फर्क है। खेतों के सिलसिले से स्टॉप तक वो यही चाल चलता हुआ आया, लेकिन क्या मजाल जो उसमें एक्टिंग का शायबा तक भी गुजरा हो। बस स्टॉप की बनी दुकानों में से वो एक चाय की दुकान पर बैठ गया। अगर वो बूढ़ा दर्जी जिससे उसने अभी थोड़ी देर पहले ही ये धोती और थैला खरीदा था उसे दोबारा देख लेता तो शायद पहचान न सकता। उसने दुकानदार को पाव दूध की चाय और मिठाई लाने को कहा और खुद देहातियों के से अंदाज में दोनों टांगे पसार कर लकड़ी के बेंच पर बैठ गया। चाय पीते हुए उसे बड़ी फरहत और ताजगी का एहसास हो रहा था। एक लंबी और थका देने वाली दौड़ के बाद चाय के चंद घूंटों ही ने उसके हलक में उतरकर उसे दोबारा चौकस कर दिया था। वो सोच रहा था कि यहाँ से अभी निकल जाए या अच्छे वक्त का इंतजार करे। इस बात का तो उसे बखूबी एहसास था कि अगले 2-3 रोज तक भी इस इलाके के चप्पे चप्पे पर फैले हुए सिक्योरिटी के सरकारी कुत्ते अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। उसने जिस तरह बार बार उन लोगों के फैलाए हुए जाल को तोड़कर अपने लिए रास्ता तलाश किया, उसके बाद वो लोग किस बुरी तरह झुंझलाहट में मुब्तला होंगे, इस बात का एहसास इससे ज्यादा बेहतर अंदाज में और कौन कर सकता था। अपने करीब बैठे एक और शख्स की घड़ी पर उसने कनखियों से नजरें दौड़ाईं। 11 बज रहे थे। उसने 12 बजे तक यहीं बैठे रहने का फैसला कर लिया। आध घंटे बाद उसने चाय खत्म की। दुकानदार भी उसकी तरफ से बिल वसूल करने पर शुक्रगुजार था। अब कुछ नजरें उसकी तरफ खामखा उठने लगी थीं और इससे पहले कि वो लोग किसी शक शुबे का शिकार हों, खान ने वहां से उठ जाने का फैसला कर लिया था। एक खस्ता हाल लारी में सवार होकर अब वो शहर की तरफ जा रहा था। शहर के बाहर बनी चुंगी पर वो उतर गया। रेस्ट हाउस में रखा उस इलाके का नक्शा एक मर्तबा फिर उसकी आंखों के सामने फैलता चला गया। कर्नल साहब की उंगली एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाती बिलाखिर चुंगी पर आकर ठहर गई। उसे याद आ गया कि ये नहर शहर के बाहर बाहर घूमकर शहर में दाखिल हो जाती है। चुंगी के बाद शहर में दाखिल होते वक्त उस बस की चेकिंग किस शिद्दत से होती, इसका अंदाजा तो उसे सवारियों की बातों से ही हो गया था। बस में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और वो लोग किसी पाकिस्तानी जासूस के फरार की कहानी सुना रहे थे। मुख्तलिफ मुंह, मुख्तलिफ बातें और मुख्तलिफ नौयत के तस्करों से लुत्फानंदोज होता ही वो यहाँ तक पहुँच गया था। जब इस वाक़े की खबर आग की तरह इन कस्बात में फैल चुकी थी तो सिक्योरिटी का हाल क्या होगा। यही कुछ सोचकर उसने नहर के किनारे किनारे चक्कर काट कर पैदल ही शहर तक पहुंचने का फैसला किया। इस तरह उसे कम से कम ये उम्मीद जरूर थी कि वो सिक्योरिटी वालों की कायम करदा मुख्तलिफ चेक पोस्टों से तो निजात हासिल कर सकेगा। नहर की पटड़ी पर इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे। दिल ही दिल में उसने नहर के दोनों अतराफ देहातों के नाम दोबारा दोहराए। एक अच्छे जासूस की बेहतरीन पहचान यही है कि वो कोई भी अगला कदम उठाने से पहले उसके नताइज पर गौर करे और हमेशा एक कवर स्टोरी लेकर चले। उसके खिजर सूरत इंस्ट्रक्टर ने उसके लाशऊर में अंगड़ाई ली और खान एक मर्तबा फिर उसी रेस्ट हाउस में फैले नक्शे के सामने आन खड़ा हुआ। नहर की पटड़ी का एक मोड़ घूमते ही वो अचानक चौंक पड़ा। सामने घनी जंगली घास से एक जीप निकल कर बाहर आ रही थी। उसके लिए इतना मौका भी नहीं था कि अपना आगे बढ़ा कदम ही पीछे हटा ले। क्या करूं, उसने सोचा और उसी लम्हे एक फैसले पर पहुंच गया। उसने बड़े एतमाद से कदम उसी तरफ बढ़ा दिए। जीप उसके नजदीक से कीड़ी की चाल चलती आगे निकल गई, लेकिन अचानक ही उसके ब्रेक लगने की आवाज सुनाई थी। उसके आसाब को एक झटका जीप के साथ ही जोर से लगा, लेकिन फौलादी आसाब के मालिक खान के लिए अपनी किसी भी कैफियत पर काबू पाने को सिर्फ चंद ही सेकंड काफी थे। ए ठहर जाओ, कौन हो? ललकारने वाले का लहजा उसके मद्रासी होने की चुगली खा रहा था। खान उसकी आवाज पर अचानक ही पलटा था। उसके दोनों हाथ माफी मांगते अंदाज में बंधे हुए थे और चेहरे पर उसने एक आलम की मासूमियत तारी कर रखी थी। उसने घिघियाते हुए कहा, गरीब आदमी है साहब, किधर जाओगे? दोबारा उसी मद्रासी हवालदार ने फाड़ खाने वाले लहजे में उसे मुखातिब किया। खान के हाथ बदस्तूर बंधे हुए थे, रानी के महाराज। एक लम्हे के लिए उसके साथ बैठे लोगों ने उसका जायजा लिया। फिर किसी ने ठोस पंजाबी लहजे में उसे नजदीक आने का हुक्म दिया। इधर आओ। खान की
नजरें ड्राइवर की सीट पर बैठे सिख जमादार पर से फिसलती हुई पिछली सीट तक चली गई थी, जहां जवान अपनी गोदों में स्टेन गन रखे बज़ाहिर माहौल से बेखबर नजर आ रहे थे। कांपता हुआ उसी तरह हाथ बांधे वो उनके नजदीक आ गया। कहाँ के हो तुम? उसी सिख जमादार ने अपनी मूछों को ताव दिया। खान दोबारा घिघियाया। माधोपुर के। मद्रासी हवालदार ने उसे नजदीक आने को कहा। अबे इधर आ। माधोपुर के। उसने खान के लहजे की बड़ी भोंडी नकल उतारी। जैसे ही खान नजदीक आया, हवालदार ने हाथ लंबा करके एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिया। खान उलटकर दूर जा गिरा। जितनी फुर्ती से वो गिरा था, उससे ज्यादा फुर्ती के साथ वो उठकर खड़ा हो गया। अब उसने बाकायदा रोते हुए हाथ बांधने शुरू कर दिए। उसी सिख ने खान से कहा, अंधा है क्या? तुझे नजर नहीं आता ये ममनुआ इलाका है? जमीन से उठते हुए खान ने सिख के चेहरे पर नागवारी के तासुरात महसूस कर लिए थे। सिख जमादार के जहन ने शायद मद्रासी हवालदार की ये हरकत पसंद नहीं की थी, और ये फिक्रा बोलकर भी शायद वो उसे मजीद अताब से बचाना चाहता था। उसने रोते हुए अचानक ही सिख जमादार के पांव पकड़ लिए। मुझे मालूम नहीं मालिक। सिख ने उसे बनावटी डांट पिलाई। चल दफा हो जा। खान उसे दुआएं देता उठकर खड़ा हो गया और दोबारा उसी तरफ बढ़ा। अबे इधर मर। मद्रासी हवालदार ने उसे डांटा और नहर की दूसरी तरफ इशारा किया। खान ने कहा, महाराज जी रानी के वो तो सामने ही है। उसने उंगली के इशारे से एक समत इशारा किया, जहां से एक गांव के आसार बड़े वाजे दिखाई दे रहे थे। खान ने कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, इतना लंबा चक्कर काटूंगा? बच्चा बीमार है मालिक। उसने दोबारा हाथ बांधे। उसी सिख जमादार ने दोबारा उसकी मसीहाई की। बोला, अच्छा अच्छा, जल्दी चला जा, चल दफा हो। इससे पहले कि मद्रासी हवालदार कोई अगला हुक्म सुनाए, उसने करीबन भागने के से अंदाज में कदम आगे बढ़ा दिए। उसके बढ़ते कदमों के साथ ही सिख जमादार ने जीप के इग्निशन में कुंजी घुमा दी। इंजन स्टार्ट होने की आवाज ने खान के तने हुए आसाब ढीले कर दिए। आम हालात में कभी इस तरह थप्पड़ खाने की जिल्लत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अचानक पड़ने वाले थप्पड़ ने वाकई उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। उसने दिल ही दिल में एक मोटी सी गाली मद्रासी हवालदार को देते हुए अपने दोनों गालों पर हाथ फेर कर उन्हें सहलाया। इस दौरान जब वो गिरकर जमीन से उठा तो जीप के एक कोने पर बना एक मखसूस निशान उसकी उकाबी नजरों में आ चुका था। गो के इस जीप पर अच्छी तरह मिट्टी से लेपा पोती की गई थी, लेकिन बर्छी और हाथ का निशान बहरहाल नुमाया था। उसने अपने जहन के किसी बड़े ही महफूज गोशे में उस निशान को महफूज कर लिया। अब उसके लिए रानी के की तरफ जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। रानी के वाकई उसी गांव का नाम था जो यहाँ से बमुश्किल 5 मील के फासले पर नजर आ रहा था, और उसे वही रास्ता जाता था जिस तरफ से ये जीप निकल कर आई थी। अपना गाल सहलाते हुए खान ने उस रास्ते पर अपने कदम आगे बढ़ाए। उसने अपने जहन में किसी भी मुमकिना इम्कान को रद्द नहीं किया था। कुछ भी मुमकिन था, इल्ला ये भी कि जीप वाले कहीं छुपकर उसकी हरकत का जायजा ले रहे हों। अगर उसने गलत रास्ता अपनाया तो वो लोग उस पर कोई भी शक कर सकते थे, और एक मर्तबा शक होने की सूरत में उसके यहाँ से बच निकलने के इम्कानात बिल्कुल मादूम थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।